गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 12 के हिंदी में रघुवीर सहाय द्वारा रचित कैमरे में बंद अपाहिज के पार्ट फर्स्ट का अध्ययन करेंगे। देखिए, इसके पहले हम अन्य पाठों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम रघुवीर सहाय द्वारा रचित पार्ट फर्स्ट का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, इसमें सर्वप्रथम हम देखते हैं रघुवीर सहाय जी का जीवन परिचय, क्योंकि किसी भी कवि या लेखक के शीर्षकों का अगर हम अध्ययन करते हैं तो हमें सबसे पहले उसके जीवन के बारे में, जीवनी के बारे में जानना अति आवश्यक है हमारे लिए। जब भी हम नोट्स बनाएं तो सर्वप्रथम उस लेखक या कवि के बारे में थोड़ा सा लिखें, 2-4 लाइनें ज़रूर लिखें। इससे हमारी याददाश्त, जब भी हम अपना पेज पलटते हैं, अपनी कापी पलटते हैं, तो हमारी याददाश्त ताज़ी हो जाती है और ये आवश्यक है। तो आइए हम सर्वप्रथम रघुवीर सहाय जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। देखिए, रघुवीर सहाय जी जो हैं ये एक संवेदनशील कवि माने जाते हैं, ठीक है ना। इनका जन्म लखनऊ में 1929 ईस्वी को हुआ था। लखनऊ में ही इन्होंने अपनी शिक्षा भी पूर्ण की थी। लखनऊ विश्वविद्यालय से ही इन्होंने अंग्रेजी विषय में एमए किया था। प्रारंभ में ये एक पत्रकार थे और बाद में आकाशवाणी में भी इन्होंने काम किया। आकाशवाणी के समाचार विभाग में काम किया था और ये कुछ समय तक हैदराबाद से निकलने वाली एक कल्पना तथा दैनिक नव भारत टाइम्स, दिनमान आदि पत्र पत्रिकाओं से भी संबंधित रहे। इनका भी प्रकाशन इन्होंने किया। इनकी साहित्यिक सेवाओं को देखते हुए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1990 ईस्वी में दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो एक बार संक्षेप में इनका जीवन परिचय, इनके जीवन के जो मुख्य बिंदु हैं। देखिए, रघुवीर सहाय जी एक संवेदनशील कवि हैं। इनका जन्म 1929 ईस्वी को लखनऊ में हुआ था। इन्होंने लखनऊ में ही अपनी शिक्षा भी पूर्ण की थी, ठीक है ना। इन्होंने अंग्रेजी से एमए किया था। इन्होंने एक पत्रकार के रूप में भी अपना जीवन प्रारंभ किया और उसके बाद इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 1990 ईस्वी में दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें आप जरूर अपनी कॉपी में सर्वप्रथम लिखेंगे। रघुवीर सहाय जीवन परिचय हेडिंग डाल करके इनकी हम रचनाओं को देख लेते हैं। जैसे सीढ़ियों पर धूप और आत्महत्या के विरुद्ध, ये दो इनके काव्य संकलन हैं। सीढ़ियों पर धूप में और आत्महत्या के विरुद्ध, ये इनकी दो काव्य संकलन हैं। ये दो रचनाएं हैं इनकी। उम्मीद है कि ये रघुवीर सहाय जी का जीवन परिचय आप लोगों की समझ में आ गया होगा। आइए अब हम इनके द्वारा रचित कैमरे में बंद अपाहिज नामक जो शीर्षक है उसके कुछ छंदों का अध्ययन आज कर लेते हैं इस पार्ट में। बाकी छंदों का अध्ययन हम अगले पार्ट में करेंगे। तो आइए हम सर्वप्रथम देखते हैं पहला छंद। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं। देखिए, इसमें कवि जो है वह मीडिया से जुड़ा है, चूँकि एक पत्रकार भी रह चुका है। इसने दूरदर्शन में समाचार विभाग में भी काम किया है, इसलिए इसने मीडिया की जो संवेदनहीनता है उसका बखूबी चित्रण किया है। यही प्रसंग होगा इसका कि कवि ने प्रस्तुत कविता में मीडिया वालों की संवेदनहीनता का चित्रण किया है। कि किस तरह से पता लगा कि आपका एक्सीडेंट हो गया रोड पर, तो वो ये नहीं देखेंगे कि पहले इस व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, कोई किसी का मकान जल गया, तो ये नहीं देखेंगे कि पहले इसको किसी तरह से आर्थिक मदद दिलवाई जाए। तुरंत आपके पास मुंह के माइक लगा देंगे कि बताइए कैसे हुआ, क्या घटित हुआ, कहाँ घटित हुआ, आप क्या कर रहे थे, किन लोगों ने ऐसा किया, ये सब जानने का प्रयास करने लगते हैं। तो ये उनकी संवेदनहीनता को दिखाता है। उसी पर एक करारा व्यंग्य किया है कवि ने, रघुवीर सहाय जी ने। देखिए कवि कह रहा है, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। कवि मीडिया वालों की मानसिकता का वर्णन करते हुए कहता है
कि मीडिया के लोग जो हैं वो स्वयं को समर्थ और शक्तिशाली मानते हैं। हम समर्थ शक्तिवान, यानी मीडिया वाले, हम यहाँ मीडिया वालों के लिए किया गया है प्रयोग। कह रहा है कि मीडिया वाले ये मानते हैं कि हम समर्थ हैं और शक्तिशाली भी हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे और हम ही दूरदर्शन पर बोलते हैं। क्या? हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। अक्सर मीडिया वाले कुछ विशेष लोगों से जब बातें करते हैं तो उनको एक एकांत में ले जाते हैं ताकि शोर जो हो वो उनको डिस्टर्ब ना करने पाए, उनकी आवाज़ बिल्कुल स्पष्ट श्रोताओं तक पहुंचती रहे। तो इसीलिए कह रहा है कि वो मीडिया वाले जो हैं वो अपने आप को समर्थ और शक्तिशाली मानते हैं, शक्तिवान मानते हैं, और वो कहते हैं कि दूरदर्शन पर हम ही बोलते हैं। हम एक दुर्बल व्यक्ति को कैमरे के सामने कमरे में, एक बंद कमरे माने अपने स्टूडियो में ले आएंगे। किसको? एक कमज़ोर और दुर्बल व्यक्ति को, और उससे प्रश्न पूछेंगे यानी उससे प्रश्न करेंगे कि आप क्या अपाहिज हैं, यानी क्या आप अपाहिज हैं, उससे इस तरह का प्रश्न करना। अब बताइए, इसे अपाहिज व्यक्ति जो होता है वो तो स्पष्ट दिख रहा है कि इसका कोई ना कोई अंग जो है वो भंग है, फिर आप उससे पूछ रहे हैं कि क्या आप इस तरह हैं। तो सीधी सी बात हुई कि वो तो शायद है ही, उसके पहले तो आप अपाहिज हैं। भाई अगर कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, या मान लीजिए मानव स्वभाव है कि लोग ऐसा पूछ लेते हैं, लेकिन ये बिल्कुल उचित नहीं होता है। भाई जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति खाना खा रहा है, आप पूछे सीधा, क्या भाई आप खाना खा रहे हैं? तो जब आप देख रहे हैं कि वो खाना खा रहा है, फिर इस तरह से प्रश्न करने का क्या औचित्य है? इसका मतलब है कि आप उसमें हीन भावना भर रहे हैं, हीन भावना पैदा कर रहे हैं, ठीक ना। अगर आप इस तरह कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप स्वयं दोषी हैं। इसीलिए कह रहा है कि तो उससे पूछेंगे कि आप क्या अपाहिज हैं, कि क्या आप अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं, और अगर आप अपाहिज हैं तो क्यों अपाहिज हुए, आप क्यों अपाहिज बने, कैसे बने, ठीक ना। आप अपाहिज हैं तो क्यों अपाहिज हैं, इस तरह का प्रश्न करेंगे। उम्मीद है कि ये पहला छंद आप लोगों की समझ में आ गया होगा। दूसरा देखिए, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। फिर कभी कह रहा है आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, फिर वही व्यंग्य कर रहा है कि किस तरह से। कह रहा है कि क्या आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है। अब बताइए, कोई व्यक्ति लंगड़ा है, वो सोच रहा है कि हम भी दौड़ लगाएं, लेकिन दौड़ नहीं सकता है, तो स्वाभाविक है वो मन में दुखी होगा। कोई व्यक्ति लूला है, वो अपने हाथ से खाना खाना चाहता है, कोई काम, कोई सामान उठा के इधर से उधर करना चाहता है, नहीं कर पा रहा है, मजबूर है, तो स्वाभाविक है दुख भी होगा। लेकिन यहाँ ये प्रश्न कर रही है मीडिया कि आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, यानी आप जो यदि अपाहिज हैं तो इसके कारण तो आपको कष्ट होता होगा, दुख होता होगा। सोचिए ये प्रश्न कितने वेतुके हैं, ठीक ना। ये प्रश्न इतने वेतुके हैं कि वह अपाहिज व्यक्ति यह बता भी नहीं पाएगा, अर्थात इसका उत्तर वो नहीं दे पाएगा संकोच के कारण, जिसके कारण जब वो उत्तर नहीं दे पाएगा तो वो शांत रहेगा, चुप रहेगा। इसी बीच मीडिया वाले क्या करेंगे, कैमरामैन से, क्योंकि आप देखते हो कि जहाँ मीडिया वाले जाते हैं तो एक तो माइक लेके प्रश्न करता है, पूछता है, और दूसरा कैमरामैन उससे कवर करता है। तो कैमरामैन की तरफ वो इशारा करके कहेगा कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, यानी इसे कैमरे में बड़ा बड़ा दिखाओ, अर्थात इसको फुल स्क्रीन पर दिखाओ अच्छी तरह से। अब बताइए, एक व्यक्ति मजबूर है, वह आपके प्रश्न का उत्तर लाचारी के कारण नहीं दे सकता है, हीन भावना के कारण नहीं दे सकता है, तो उसे आप और स्क्रीन पर बड़ा बड़ा दिखाने की बात कर रहे हैं कि इसको समाज के सामने और भी प्रदर्शित करो, इसकी हीनता को और भी प्रदर्शित करो, उजागर करो, ठीक है ना। फिर उससे प्रश्न करता है हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, और उसको फुल स्क्रीन पर दिखाने के बाद फिर वह मीडिया वाला उससे प्रश्न करेगा हाँ यदि आप दुखी हैं तो बताइए आपका दुख कैसा है, क्या है, क्यों दुखी हैं, किस कारण दुखी हैं, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। और फिर कहेगा कि आप जल्दी बोलिए क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, आप अपने दुख का कारण बताइए, ठीक है ना।
लेकिन बता नहीं पाएगा। लेकिन वह जो अपाहिज व्यक्ति होगा वह उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं देगा, क्योंकि इस तरह के जो प्रश्न हैं वे उसका मजाक उड़ाते हैं। हकीकत में वो उसके दुख को लोगों के समक्ष बयां नहीं करते हैं, व्यक्त नहीं करते हैं कि लोग उसके दुख को जान करके उससे संवेदनशीलता दिखाएं, बल्कि लोग उसके दुख को सुन करके उसका मजाक बनाते हैं, उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। तो उम्मीद है कि दोनों छंदों के अर्थ आपकी समझ में आसानी से आ गए होंगे। बहुत सरल है, कुछ भी कठिन नहीं है, लेकिन इन छंदों का अर्थ अच्छी तरह से जानने के लिए आपको ये पूरा वीडियो ज़रूर देखना होगा। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आप ठीक से इसके वास्तविक अर्थ को नहीं जान पाएंगे। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप इस पूरे वीडियो को ज़रूर देखें, इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, इसे अपने दोस्तों के पास भी पहुंचाएं जो आपके भी हित मित्र हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कोई भी नया वीडियो आपके कोर्स से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप उससे पूरा लाभ लें, ताकि आपकी पढ़ाई जो है वो प्रभावित ना हो। और कमेंट करके भी हमें बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अब हम इन छंदों का शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं। देखिए, पहली चीज़ मैंने बताया शिल्प सौंदर्य में कि इसमें मीडिया की मानसिकता पर करारा व्यंग किया गया है। ठीक, भाषा बहुत ही सहज और सरल है। काव्य में नाटकीयता दिखाई गई, जैसे कैमरे में इसको बड़ा बड़ा दिखाओ, जैसे एक नाटक प्रस्तुत किया जाता है आपके समक्ष, उसी तरह से नाट्यिकता का प्रयोग हुआ है। इसमें व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग है, ठीक ना। बड़ा बड़ा पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, शांत रस का प्रयोग किया गया है। उसमें कोई भी रस नहीं है, बिल्कुल शांत, इसमें कोई उत्सुकता नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई उत्साह की भावना नहीं, इसलिए शांत रस का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। उम्मीद है कि ये शिल्प सौंदर्य भी आपकी समझ में आसानी से आ गया होगा। अब आइए हम इसके इन छंदों पर आधारित पहले प्रश्न का अध्ययन करते हैं। देखिए, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे में आए हम शब्द से क्या तात्पर्य है। अभी ऊपर हमने कहा था हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिमान। हम शब्द जो है यहाँ वह ताकतवर मीडिया के लिए किया गया है, ठीक है ना। हम शब्द का प्रयोग यहाँ पर ताकतवर मीडिया के लिए किया गया है। दूसरा प्रश्न है, हम अपाहिज से क्या प्रश्न पूछेगा। हम अपाहिज से क्या प्रश्न पूछेगा, वही उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं। इसका सीधा सा उत्तर होगा, हम अपाहिज से प्रश्न पूछेगा कि आप अपाहिज हैं, यदि आप अपाहिज हैं तो क्यों अपाहिज हैं, आपके दुख का कारण क्या है, यानी आपका दुख क्या है। ये 3 प्रश्न 4 करता है वो उससे, ठीक है ना। हम अपाहिज से प्रश्न पूछेगा कि क्या आप अपाहिज हैं, यदि आप अपाहिज हैं तो क्यों अपाहिज हैं, और आपका दुख क्या है। ठीक। तीसरा प्रश्न, प्रश्न पूछने वाला अपने उद्देश्य में कितना सफल हो पाता है और क्यों। हमें लगता है कि प्रश्न पूछने वाला इसमें सफल नहीं होता है, क्योंकि वो उसके अपाहिज होने का कारण, अपाहिज होने से जो दुख है, जिसके कारण वह दुखी होता है, वो क्यों है, लेकिन ये बोल नहीं रहा है, तो कहाँ सफल हुआ, नहीं सफल हुआ। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। अपाहिज से बेतुके प्रश्न पूछे गए जो बिल्कुल निरर्थक थे, ठीक है ना, जो अपाहिज के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते हैं, जिसके कारण वह चुप रहता है, कुछ भी नहीं बोलता है, ठीक है ना। क्योंकि इसीलिए इससे प्रश्न पूछने वाला असफल हो जाता है, क्योंकि वह अपंग व्यक्ति के दुख की से कोई वास्ता नहीं रखता है, वह तो बस अपने कार्यक्रम की लोकप्रियता बढ़ाना चाहता है, ठीक है ना। प्रश्न पूछने वाला अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि वह बेतुके प्रश्न करता है, उसके बेतुके प्रश्न को सुन करके अपाहिज व्यक्ति चुप हो जाता है, वह कुछ भी नहीं बोलता है, और वह अपंग व्यक्ति से यानी अपाहिज व्यक्ति के दुख से वास्तविकता नहीं रखता है, बल्कि वह अपने कार्यक्रम की लोकप्रियता बढ़ाना चाहता है, इसीलिए वह सफल नहीं होता है। ओके, थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। इसके अगले पार्ट को लेकर के हम
अगले वीडियो में पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इसका फेयर कॉपी में आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा, इन प्रश्नों के उत्तर आप लिखते रहिएगा, शिल्प सौंदर्य भी लिख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं उसमें 2-2, 3-3 लाइनें बीच बीच से करके शिल्प सौंदर्य उनसे पूछा जाता है। काव्य सौंदर्य हेडिंग पूछा जाता है कि इसका शिल्प सौंदर्य या काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। बस, थैंक यू।